गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिया जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा ही बताया। बीजेपी इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इसे लेकर हमलावर। गीता प्रेस गोरखपुर। शायद ही कोई भारतीय हो जो इस नाम से परिचित न हो। शायद ही कोई हिंदू घर हो जहां गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पुस्तकें न हों। अपनी स्थापना के 100 साल पूरा कर चुकी इस संस्था को भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसरो, रामकृष्ण मिशन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, अक्षय पात्र बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला सहित कई हस्तियों को दिए जा चुके इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी और अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए संस्था के योगदान की सराहना की है और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े किए और गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया। गीता प्रेस जैसी संस्था की तुलना गोडसे से करने पर जयराम रमेश अब निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक जयराम रमेश के ट्वीट से नाराज हैं। बीजेपी ने तो मोर्चा ही खोल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की परेशानी है कि उनके घोंसले से बाहर जब भी कोई पुरस्कार जाता है तो वे विरोध करते हैं। दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि परिवार के घोंसले से बाहर कोई सम्मान, कोई अवार्ड कैसे चला जाता है। परिवार के घोंसले से बाहर कैसे जो है वो किसी संस्था का नाम, किसी जो है वो बिल्डिंग का नाम, किसी एयरपोर्ट का नाम, किसी पोर्ट का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे हो जाता है। ये तो परिवार का जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है कि सब नाम परिवार का होना चाहिए। जहां किसी और का नाम आया इनकी जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हाहाकार मचाने लगते हैं। जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, गीता प्रेस ने संकट के समय में भी देश की संस्कार, देश की समावेशी संस्कृति, देश की सनातनी संस्कृति को सुरक्षित रखने में सशक्त भूमिका निभाई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर कांग्रेस का वो धड़ा खड़ा हो गया जो आतंकियों की पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट बताता है कि धर्म और आध्यात्म के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस का वो धड़ा भी खड़ा हो गया है जो कि हमेशा से आतंकियों की पैरवी करता था। जो खंजर वाले लोग हैं उनको गांधी शांति पुरस्कार देने की मानसिकता रखने वाला ये संगठन, ये राजनीतिक दल आजकल बिलबिलाया हुआ है। सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा क्या कर दी, उसको लगने लगा जैसे हमारे हाथ से कोई चीज छूट गई। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। जिस संस्थान ने अपना पूरे 100 वर्ष का अमूल्य जीवन इस विश्व के कल्याण के लिए लगा दिया, असंख्य पुस्तकों के माध्यम से करोड़ों विश्व के लोगों के अंदर बहुत बड़ा जागरण का काम किया और उसको गांधी शांति पुरस्कार करने का विरोध कर रही कांग्रेस। देखिए, गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है। ये पूरी तरह से एक समझा जाए कि नाथूराम गोडसे उनका सम्मान है और उनको ये अवार्ड दिया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए
गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, संतों के प्रवचन, चरित्र निर्माण की पुस्तकें और पत्रिकाओं का प्रकाशन बीते 100 सालों से गीता प्रेस इसी उद्देश्य के साथ लगातार बेहद कम कीमतों पर लोगों तक धार्मिक ज्ञान पहुंचा रहा है। गीता प्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर्स में से एक है। इसने अब तक 14 भाषाओं में 40 करोड़ 70 लाख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भगवत गीता की किताबें शामिल हैं। ऐसी संस्था को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट से पुरस्कार पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जयराम रमेश घिरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग साजिश नहीं थी। बिल्डिंग में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। यह खुलासा अग्निकांड की जांच करने वाली टीम ने किया है। देखें रिपोर्ट। 12 जून को भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग साजिश नहीं, हादसा थी। घटना की जांच के लिए बनी टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके मुताबिक सतपुड़ा भवन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 4 बजे बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित टीएडीपी के सहायक आयुक्त वीरेंद्र सिंह के दफ्तर में पहले आग लगी थी। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल के कर्मचारियों के बयान और मोबाइल के फोटो और वीडियो के आधार पर इसकी पुष्टि की बात कही जा रही है। अब सवाल है कि शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के सिस्टम में अर्थ फॉल्ट, अर्थ लीकेज के प्रोटेक्शन के लिए कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस वजह से जांच टीम ने यह आशंका जाहिर की है कि एसी के टॉप बॉटम पावर प्लग में लूज कनेक्शन रहा हो, जिससे चिंगारी निकली, जिसने आग का रूप ले लिया। आग की जांच में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिले। इस रिपोर्ट से साफ है कि अग्निकांड साजिश नहीं थी। आग की घटना की जांच के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने आग से करीब 24 करोड़ रुपए के नुकसान की बात भी कही है। कांग्रेस ने घटना पर सवाल उठाए थे और साजिश बताया था, लेकिन जांच टीम ने साजिश की बात से मना कर दिया। हालांकि अब रिपोर्ट पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। सतपुड़ा में आग साजिश नहीं, हादसा था। विधानसभा जब दूसरे मंजिल पर आग लगी, अब हम संचालय की बात कर रहे हैं सतपुड़ा की, तीसरा छूटा, कहते वहां आग ही नहीं। अब वो कैसे जंप करके तीसरे को छोड़ के चौथे और 5वें को उसने नष्ट किया और भीषणतम उसका स्वरूप वहां देखने को मिला। कहते हैं वहां टेम्परेचर 1800 डिग्री तक पैदा हो गया। तो कैसे मंजिल को कूदकर ऊपर पहुंची, ये बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वो शॉर्ट सर्किट से लगी, कोई उसमें साजिश का सवाल नहीं है। ये उन्होंने अपने पूरी जांच पड़ताल में जो विशेषज्ञ समिति थी, जो समिति बनाई, जांच समिति, उसने कहा है कि कोई साजिश नहीं हुई है और ये शॉर्ट सर्किट से आ गई। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से करोड़ों रुपए राख हो गए। हालांकि आग तो बुझ चुकी है, लेकिन सियासत अभी भी सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में पीएससी का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी भर्ती में घोटाले का आरोप लगा रही है और इसे लेकर प्रदेश की सरकार को घेर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा धांधली का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन भी कर रहा है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं सहित बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के इस हल्ला बोल पर सीएम ने निशाना साधा और इसे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास बताया। केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके।
छत्तीसगढ़ में पीएससी पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने पीएससी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे हैं। पार्टी युवाओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने इसे चुनावी साल में युवाओं को गुमराह करने का प्रयास बताया है, लेकिन बीजेपी इसे देश का सबसे बड़ा पीएससी घोटाला बता रही है। तेजस्वी सूर्या ने प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय इसे बताया है। इस पीएससी घोटाला, जो मैं मानता हूं देश के सबसे बड़े पीएससी घोटालाओं में एक है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा प्रदेश की करोड़ों करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ के युवाओं के प्रति किया गया बहुत बड़ा अन्याय है, घोर आपातकाल है। बीजेपी पीएससी में घोटाले का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएससी ने अपनी वेबसाइट पर बता दिया है कि कहां गड़बड़ी हुई, लेकिन बीजेपी ये नहीं बता रही कि क्या गड़बड़ी हुई। सीएम ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी तथ्य बताए तो सरकार जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। तो सीएम बीजेपी से तथ्य मांग रहे हैं और पार्टी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इसे युवाओं के अधिकार की लड़ाई बताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, हमारे माता पिता के सपनों को तोड़ने का, खिलवाड़ करने का जो काम किया है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। चुनावी साल में पार्टियों को मुद्दों की तलाश रहती है। प्रदेश में बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है, इसे भुनाने की पार्टी कोशिश कर रही है। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी युवाओं को साधने के प्रयास में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में यूथ नेताओं की कमी नहीं है। भाजयुमो के लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बिना किसी राजनीतिक परिवार से हैं, वो आम परिवार से हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बीजेपी में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत से अवसर हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यूथ फेस की बात करते हैं। आप खुद एक यूथ फेस है, यूथ सांसद के तौर पर आपको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई यूथ फेस सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 23 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, कोई ऐसा नया यूथ आपके जैसा कोई चेहरा क्यों नहीं दिखता? वैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही उपस्थित अपने कई सारे युवा मोर्चा के अपने साथी से आप बात कीजिए। अपने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी अत्यंत आम जनजाति परिवार से आता है और आज प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। यहाँ के अपना राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य गुंजन जी, वो भी एक आम परिवार से आता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में है, लाखों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में भी है, जो बिना राजनीतिक बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए आए हैं। और आप थोड़ा प्रयास किए तो आपको गली गली में, आपको रास्ते रास्ते में बहुत पॉजिटिव चेहरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का आपको मिलेगा। और संगठन में तो जगह मिल जाती है। सदन की अगर हम बात करें, आप सदन तक पहुंचे हैं, संसद में पहुंचे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की तरफ से संसद या विधानसभा में क्या ऐसे कोई नए चेहरे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट खोजा जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब सही समय मिलेगा, जब सही मौका सामने आएगा। पूरे देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो चुनावी राजनीति में भी युवाओं को प्रोत्साहित देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट।
बिल्कुल, इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ के बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, पूरे देश में हर सदन का आप सदस्यों का पट्टी देखिए, लिस्ट देखिए, आपको कई सारे ऐसे भाजयुमों के कार्यकर्ता मिलेगा जो आम परिवार से आए हैं, जिसको अभी चुनावी राजनीति में सेवा करने का मौका मिला है, यहाँ भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा, अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूँ, आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसे नए चेहरों को आप लाने के लिए सिफारिश करेंगे? क्योंकि जब चुनाव की बारी आती है तो जिताऊ कैंडिडेट देखा जाता है कि जो जीतने वाला है, और ज़्यादातर हम देख रहे हैं पुराने चेहरे नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ भी पार्टी को मौका मिलता है नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी विशेष रूप में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने हर बार प्रयास करते हैं नए पीढ़ी को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी कई सारे युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में भी, चुनाव के मैदान में भी सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। एक लास्ट सवाल, यूथ की हम बात करते हैं, आप यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते हैं। यूथ राजनीति में एंटर करे, उसके लिए क्या कुछ कोशिशें होनी चाहिए? क्योंकि यूथ कई बार सोचता है कि बहुत पैसा चाहिए होता है, या फिर राजनीति उनके बस की नहीं है। क्या राजनीति को करियर बनाने के लिए उनको किस तरीके से आगे आए? क्या आप जब यहाँ पर आए तो क्या दिक्कतें आई, उनको आने के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए, यूथ ज़्यादातर पे ज़्यादा नंबर्स में पॉलिटिक्स में नहीं आने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को और एक हद तक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर हर पॉलिटिकल पार्टी एक या दो परिवार के कंट्रोल में है। ये परिवारवाद जो है, ये सबसे बड़ा ग्लास सीलिंग है युवाओं को पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए। और पॉलिटिक्स में नेचुरली यही जो परिवार, कुछ परिवार होते हैं जो पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपया गलत रास्ते से जनरेशन से वो कमाई करके रखे हैं। सो एक सामान्य व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतर करके ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी शक्तियों के साथ सामना करना, उसके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। सो देश में युवाओं को पॉलिटिक्स में ठीक से अपॉर्चुनिटी देना है तो पूरे देश से ये पारिवारिक जो परिवारवादी पॉलिटिक्स है, इसको ख़त्म करने का, इसको बरस्त करने का जो बड़ा काम है, इसको हमें प्राथमिकता से करना है। इसलिए पिछले 9 साल से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, वो देश में हो या प्रदेशों में हो, ये परिवारवादी पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तब भी एक ओपन फील्ड आपको मिलेगा और ओपन अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं को मिलेगा। उसके बाद मैं आज भी कहता हूँ, जितने भी युवा पॉलिटिक्स में आने के लिए उत्सुक है, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी एक आम परिवार से आकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से मैं काम करने का काम शुरू किया। मैं बेंगलुरु जैसे शहर का एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से शुरू कर आज युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सांसद भी हूँ। और पार्टी के आशीर्वाद के बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। सो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप में और पूरे अपने सिस्टम में भरोसा रखिए और आप आगे आइए विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। आप इस लड़ाई में आप पार्टिसिपेट कीजिए एंड देयर इज डेफिनेटली होप फॉर लीडर्स विद सिंसियरिटी एंड कन्विक्शन इन आवर सिस्टम। परिवारवाद की आपने बात की, यही आरोप लेकिन कई बार छत्तीसगढ़ या देश में भी बीजेपी के ऊपर भी लगा दिया जाता है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के भी बच्चे पार्टी में चुनाव लड़ते हैं, मैदान में आते हैं राजनीति में। हर पार्टी में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस प्रकार के मिलते हैं, पर पार्टी के कंट्रोल जो होता है, पार्टी के लीडरशिप जो होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में पारिवारिक नहीं है। अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके बाद अमित शाह जी के कोई परिवार के लोग अध्यक्ष नहीं बने, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष बने। और युवा मोर्चा में खड़गे जी का वो भी एग्जाम्पल। युवा मोर्चा में मैं युवा मोर्चा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अगले टर्म में कोई नया अध्यक्ष बन जाएगा। ये इस पार्टी का सिस्टम है। और ये जो खड़गे जी का आपने उल्लेख किया, मैं मानता हूँ कि
आज यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अपने कर्नाटका से ही आते हैं, वो यदि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसका श्रेय भी मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को जाना है। क्योंकि अगर हमें परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़े तो सोनिया जी राहुल जी इन दोनों के बीच में प्रेसिडेंटशिप का बांटना हो जाता था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर फाइट अगेंस्ट डायनेस्टी पॉलिटिक्स दैट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इज टुडे द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये आखिरी सवाल कि तेजस्वी सूर्या जी की छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं तो क्या यहाँ के यूथ को एक वादा करके जाएंगे कि आने वाले समय में चुनावी टिकट के लिए अपनी टीम में से कई नए चेहरों की सिफारिश करेंगे? ये जो शुरुआत है इसको हम आगे ले जाएंगे, हर युवा तक अपनी बात को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और युवाओं के आक्रोश के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में होगी और उसी आधार पर छत्तीसगढ़ का भी जीत होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। तो तेजस्वी सूर्या जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि युवाओं के आक्रोश के साथ ही 2023 में सत्ता तक भी बीजेपी पहुंचने में कामयाब होगी। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।